मैंने देखा था लेक्चर। अच्छा, क्या उसमें समझ नहीं आया? फिर मैं बताता हूँ, बताएं। सर थोड़ा सा आप रिवाइज करेंगे तो फिर मैं बता दूंगी। मतलब उसमें काफी सारी उसमें चीजें तो थी। असल में पूरा अच्छा लेक्चर चलें, मैं जी सर। अच्छा चलें, मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ थोड़ी बाद में, मुझे याद दिलवाइएगा। जी जी सर। जो मोटी मोटी चीज़ें थी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा यार, एक तो ना कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, उसी वजह से भी बड़ा शोर वगैरह हो रहा है, दोबारा करना। अच्छा जी, स्क्रीन शो होगी सबको? अभी नहीं हुई सर। नहीं हुई? अच्छा एक मिनट। हाँ जी, अब जी हो गई है सर। ठीक है। अच्छा, आज से हमने अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेटिवली शार्ट इसका सिलेबस है पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंशाल्लाह इसको हम जल्दी से कोशिश करेंगे 4-5 दिनों में ही गो थ्रू कर लें। देखते हैं क्या क्या इसमें हम करेंगे। तो देखें जी, इस पूरे कोर्स में हम क्या क्या देखेंगे। इंट्रोडक्शन इंशाल्लाह आज के जो हमारा सेशन होगा उसमें इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे। उसके बाद कुछ पीपीएससी में रिपीटिंग टर्म्स हैं जो एमसीक्यूज में या कह लो कि इंटरव्यूज में पूछी जाती हैं, उनका हम जायजा लेंगे पहले, क्योंकि वो अगर इंट्रो उस लिहाज से करवाया जाए कि टर्म जितनी है तो वो 2-3 लेक्चर तो सिर्फ इंट्रो के बन जाएंगे। तो उसमें सिर्फ मैंने टर्म्स निकाल ली, उन टर्म्स को हम देखेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे। फिर रिलेशनल मॉडल देखेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन आजकल डेटाबेस है वो रिलेशन की फॉर्म में सेव किया जाता है, तो हमारा मेन फोकस रिलेशनल डेटाबेस पर रहेगा। रिलेशनल मॉडल देखेंगे हम। उसके बाद ईआर मॉडल देखेंगे, ईआर डायग्राम देखेंगे। फिर हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, उसके बाद ज्वाइंस काफ़ी ट्रेंडिंग में आजकल पीपीएससी में, ज्वाइंस में से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ज्वाइंस को देखेंगे। ट्रांजैक्शंस को देखेंगे, ट्रांजैक्शन भी एक कह लो कि हॉट टॉपिक है। और ट्रिगर को देखेंगे। और लास्ट में इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आज तक मुझे नहीं याद इसमें से कोई क्वेश्चन आया। लेकिन ये इसके बगैर डेटाबेस का कह लो कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें आगे काम देंगी। हमारे लिए फिर डेटा स्ट्रक्चर वगैरह को पढ़ना आसान होगा अगर हमने इंडेक्सिंग को यहीं पे समझ लिया। तो इंडेक्सिंग को इंशाल्लाह हम यहीं पे कोशिश करेंगे कवर करने की। तो देखेंगे आज के लेक्चर में हम, क्योंकि इंट्रो से स्टार्ट ले रहे हैं, हम देखेंगे फाइल सिस्टम क्या है, और फिर हम देखेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। यानी कि जो हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से पहले सिस्टम था वो फाइल सिस्टम था, और आजकल जो आपके पास है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत डाटा आपका सेव और एक्सेस वगैरह किया जा रहा है। इनमें फ़र्क देखेंगे। वही जो मैंने बताया था, कुछ रिपीटिंग टर्म्स हैं उनको हम देखेंगे इंटरव्यूज और एमसीक्यूज के हवाले से। फिर हम अपना पहला मॉडल देखेंगे कि डेटाबेस, जब एक जेनेरिक या प्रोग्रामर बंदा कोई एप्लीकेशन डेवलप करता है तो डेटाबेस कहाँ पे लाई करता है, किस तरह से वो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है। और आखिर में हमारा जो अपना रिलेशनल मॉडल है जिस पे हमने बाकी काम करना है, उस पे हम मूव करेंगे रिलेशनल डेटाबेस। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बताएंगे फाइल सिस्टम क्या होता है, पहले आप अपना नॉलेज शेयर करें ना। सर फाइल सिस्टम हमारे पास एक सिंपल आप समझ लें कि जिस तरह ये उसमें बस फाइल्स की फॉर्म में डाटा स्टोर होता था हार्ड डिस्क को, सर जैसे ये आपकी स्लाइड में भी लिखा हुआ है कि ठीक उसमें है। कोई रिलेशन नहीं होता था किसी डाटा का किसी दूसरे डाटा के साथ। हम्म, आपने सिंपल एक स्टोरेज बनाया हुआ था और उसमें डाटा सेव हो रहा है। ठीक है। तो देखो, आप लोग अक्सर बताया जाता होगा कि पुराने जमाने में फाइल सिस्टम यूज होता था, ये वो आगे पीछे। इस तरह का कुछ भी नहीं है। टिल जो मेरा इस ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, आपको नजर आ रहा है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें भी फाइल सिस्टम मौजूद है। लाइनक्स आप लगा लो, मैकिंटॉश लगा लो, एंड्रॉइड लगा लो, जो मर्जी लगा लो, फाइल सिस्टम तो फाइल को स्टोर करने का तरीकाकार है, वो तो हो गई होगा, उसके बगैर तो नहीं हो सकता। तो इसको बिल्कुल इस तरह कंपेयर नहीं करना कि पुराने जमाने में फाइल्स सेव हुआ करती थी तो आजकल नहीं होता, नहीं। सेव फाइल सिस्टम आप देखोगे फाइल इसी तरह सेव होती है, उस फाइल्स के अंदर डाटा कैसे सेव होता है वो हम डेटाबेस के थ्रू उसमें देखते हैं। लेकिन समथिंग एल्स, फाइल सिस्टम ये कि आपके पास कोई स्टोरेज मीडियम है जिसमें आप परमानेंटली डाटा स्टोर कर सकते हो, नॉन वोलेटाइल आपकी मेमोरी है, उसके अंदर आपने जो है फाइल को सेव करवाना है और उनका आपस में लिंक रखना है। आपको पता होगा कि लेट से आप फाइल आपने एक्सेस करनी है तो आप सबसे पहले एक्सप्लोरर में या माई कंप्यूटर में जाते हो, उधर आपकी हार्ड डिस्क शो हो जाती है। तो हार्ड डिस्क को आपने जितनी भी लॉजिकल पार्टीशन में डिवाइड किया होता है, 3 है, 4 है, 5 है, या सिंपल एक भी है, वो आपके सामने शो हुई है सी डी ई के फॉर्म में।
तो आप सी को ओपन करते हो तो उसके अंदर काफी फोल्डर्स होते हैं, उसमें आप किसी एक को सिलेक्ट करते हो, फिर आगे कोई फोल्डर हो सकता है या कोई आपकी रिक्वायर्ड फाइल हो सकती है। तो एक तरह की हायरार्की बनती है। हायरार्की कैसे कि फाइल एक्सप्लोरर जहाँ पे आप किस वक्त मौजूद हो, आपकी रूट डायरेक्टरी है, उससे आगे आप कहीं भी मूव कर सकते हो। सी में गए, सी के अंदर न्यू फोल्डर है वहां पे गए, उसके बाद किसी स्पेसिफिक फाइल पे गए। फाइल सिस्टम एक हायरार्किकल या ट्री के शेप में जो है ना स्टोर किया जाता है किसी परमानेंट स्टोरेज मीडिया में, जैसा कि हार्डवेयर। तो वो देखते हैं क्या है, देखें अवे आप अरेंजिंग द फाइल्स इन अ स्टोरेज मीडियम। किसी भी स्टोरेज मीडियम में फाइल्स को अरेंज करने का जो तरीका, फाइल्स की बात हो रही है, फाइल्स के अंदर डाटा की नहीं है, उसको आप बोलते हैं कि वो फाइल सिस्टम कहलाता है। जैसा कि स्टोरेज मीडियम कैसा हो सकता है, यहाँ पे बता भी दिया गया कि हार्ड डिस्क हो सकती है। द फाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेज द फाइल्स एंड हेल्प्स इन रिट्रीवल ऑफ फाइल्स व्हेन दे आर रिक्वायर्ड। फाइल सिस्टम जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इंप्लीमेंट हुआ है उसके दो ही काम। जो आपने फाइल क्रिएट की हुई है उनको स्टोर करवाना है स्टोरेज मीडिया पे, और जब उनकी जरूरत हो तो उनको रिट्रीव करना है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी थी, सी न्यू फोल्डर वगैरह में जाकर उस फाइल को एक्सेस कर सकते हो। अब ये है एक्सेस जब आपको जरूरत पड़ रही है, रिट्रीवल है। और कभी ना कभी आपने वहां पे सेव करवाई भी होगी, जाहिर बात है तभी तो वहां पे पड़ी है। तो ये है ऑर्गेनाइजेशन। फाइल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फाइल्स व्हिच आर ग्रुप्ड इनटू डायरेक्टरीज। डायरेक्टरीज की मैंने समझा भी दिया है कि 10-12 फाइल्स है, उनको आपने इकट्ठा करके एक फोल्डर में रख दिया और उस फोल्डर को आपने सी ड्राइव के अंदर या सी पार्टीशन के अंदर रख दिया, तो ये डायरेक्टरी बन गई। पहले आप सी में जाओगे, फिर न्यू फोल्डर में जाओगे, फिर उसके आगे जो स्पेसिफिक फाइल है वहां पे जाओगे। डायरेक्टरीज, अब वो डायरेक्टरीज की बात कर रहा है कि फर्दर कंटेन्स अदर फोल्डर्स एंड फाइल। जैसे अभी सी में भी एक डायरेक्टरी है, न्यू फोल्डर भी एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर मजीद डायरेक्टरी भी हो सकती है। न्यू फोल्डर के अंदर कोई एक फोल्डर भी हो सकता है या डायरेक्ट फाइल भी हो सकती है। द फाइल सिस्टम परफॉर्म्स बेसिक ऑपरेशन। ये वो सिस्टम है जो फाइल सिस्टम परफॉर्म करता है। मैनेजमेंट होगा जाहिर है, डिलीट करना, स्टोर करना, एक्सेस करना, कॉपी करना, कट करना, ये सारे का सारा मैनेजमेंट में आ जाता है। फिर आपका नेमिंग है, आप फाइल का कोई भी नाम रख सकते हो, रीनेम कर सकते हो। तो इस तरह करके तीसरा क्या है, गिविंग एक्सेस रूल्स। अब इससे क्या मुराद है, इससे ये मुराद है कि लेट्स से कि आपका जो है जो सिस्टम है वो शेयर्ड मीडिया है, यानी उसको एक आपसे ज्यादा सिंगल यूजर नहीं है, काफी सारे लोग जो है ना उसको एक्सेस कर रहे हैं, उसमें फाइल्स वगैरह पड़ी है, उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे, एक्सेस रूल्स रखोगे कि फला फला बंदा जिसके पास फला फला ऑथराइजेशन होगी वो फला फला फाइल्स को एक्सेस कर सकता है, अदरवाइज नहीं। इसकी बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल है कि आपने अपने यूनिवर्सिटीज के कंप्यूटर्स वगैरह है उसमें देखा होगा कि आप कोई सी ड्राइव के अंदर से फाइल डिलीट करना चाहो या कोई प्रोग्राम जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर ने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है उसको अनइंस्टॉल करना चाहो तो वो आपसे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज मांगता है। तो अगर तो आपको एडमिन का पासवर्ड पता है तो आप देके उसको इंस्टॉल भी कर सकते हो, अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो आपको रूल दिया गया सिर्फ रीड करने का, क्या आप फाइल्स को रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते। तो इससे आपके हायर लेवल पे होगा, उसको आपने दोनों रीड एंड राइट दोनों एक्सेस जो है वो दी गई होगी। तो इस तरह आप फाइल सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है कि आप एक्सेस रूल भी मैनेज कर सकते हो। कौन कौन से इसके एग्जांपल है, काफी सारे हैं जो आजकल यूज हो रहा है। सबसे ज्यादा विंडोज में पहले FAT32 यूज होता था, और आजकल NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम ये ज्यादा यूज होता है। NTFS में मैं आपको बता दूं कि इसमें था रिस्ट्रिक्शन थी कि बड़ी से बड़ी एक फाइल जिसका जो आपने सेव करवानी थी वो 4 GB उसको साइज हो सकता था। यानी ये अगर आपके पास 500 GB की हार्ड डिस्क है तो उसमें आप बेशक 500 GB की फाइल रखवा सकते हो, लेकिन उसमें से जो सबसे बड़ी फाइल होगी ना उसका साइज जो है ना वो 4 GB उससे कम हो एक फाइल का। यानी अगर आपके पास सिंगल फाइल है जिसका साइज 10 GB है तो वो NTFS में नहीं आ सकती। तो जो उसके बाद हमारे पास आई थी एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम जिसको EXT बोलते हैं। तो अगर आपने 4 GB से ज्यादा स्टोरेज को अपने स्टोरेज मीडियम पे सेव करवाना है तो फिर आप अपनी जो डिस्क है उसकी फॉर्मेट जो है वो EXT रखते हैं, एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। तो ये फाइल सिस्टम था कि पहले इस तरह से सेव होता था, डायरेक्टरीज बनी होती थी और डायरेक्टरीज में डायरेक्ट फाइल होती थी। फाइल क्या है कि लेट से आपने टेक्स्ट फॉर्म में कोई चीज लिख के स्टोर करवाई हुई है। अब अगर आपने कोई डाटा उस फाइल के अंदर से एक्सेस करना है ना तो उसके लिए बस एक ही तरीका कार था कि आप उस फाइल को एक्सेस करो और फिर फाइल को थॉरली रीड करो, फिर आपको जाके आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेट्स से अगर मेरे पास एक स्टूडेंट की फाइल है उसमें मैंने पहली लाइन पे लिखा हुआ है स्टूडेंट रोल नंबर 1 नेम ये और क्लास ये, सेकंड लाइन पे मैंने लिखा हुआ है रोल नंबर 2 यही वो, मतलब कोई टेबल वगैरह नहीं थे, इस तरह डायरेक्ट लिखा हुआ था लाइन बाय लाइन। तो उसमें आपने लेट्स से स्टूडेंट नंबर 5 का कोई डाटा निकालना है ना तो आप उस पूरी की पूरी फाइल को एक्सेस करते थे, पूरी की पूरी फाइल को एक्सेस किया, उसको उठा के आप रैम में अंदर ले गए। देखो जब भी आपने कोई डाटाबेस पे डाटा पे एक्शन परफॉर्म करना है ना वो लाजमी बात हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, बेशक वो फाइल है, कोई स्टोर डाटा है, कोई इंस्ट्रक्शन है, कोई चीज भी है वो आएगी रैम में। डायरेक्ट आप हार्ड डिस्क में जो है ना उस पर एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो लेट्स से एक फाइल है मेरे पास 10 MB की है तो वो मैं रैम में लेके आ रहा हूँ, तो ठीक है रैम में अंदर आ गई, मैंने उसमें से बाकी वहां पे जाके मैनिपुलेट कर लिया। जबकि डेटाबेस में हम देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ आप एक ब्लॉक, जिस स्पेसिफिक ब्लॉक में आपका डाटा मौजूद होता है जिसका साइज 512 बाइट से ज्यादा नहीं होता, वो आप सिर्फ उठा के रैम के अंदर लेके आ रहे हो, तो इतने ज्यादा आपने
एफिशिएंसी अचीव कर ली है डेटाबेस के थ्रू। लेकिन फाइल सिस्टम में हमारे पास ये था कि पूरी पूरी फाइल आपको लेके आनी पड़ती थी रैम के अंदर, और फिर अपने रैम के अंदर जब आपके डाटा आ जाता है फिर आगे डाटा स्ट्रक्चर का काम होता है, डाटा स्ट्रक्चर उसको हैंडल करता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम सिर्फ और सिर्फ हार्ड डिस्क तक है। मैं हर बात जब भी हम डाटा स्ट्रक्चर या डेटाबेस पढ़ते हैं मैं एक बात आपको बताता हूँ कि आपकी जो परमानेंट स्टोरेज है उसके अंदर डाटा को मैनिपुलेट करना, कुछ भी कर रहा है उसके अंदर, वो काम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर का। जबकि वही डाटा या कोई और डाटा जब रैम के अंदर आ जाता है तब वहां पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, तब आपके डाटा स्ट्रक्चर की जिम्मेदारी है कि उसको वो मैनिपुलेट करे। तो ये हमारे पास फाइल सिस्टम था, आपको नजर भी आ रही होगी आगे इलस्ट्रेशन। देखिए लेट्स से ये मेरे पास मेरी हार्ड डिस्क है, तो मैंने उसको 4 उसमें पार्टीशन में डिवाइड किया हुआ है। ये लेट्स से एक्स पार्टीशन है, ये कोई वाई है, ये कोई जी है, और इस तरह ये कोई टी है। तो इनको हम बोलते हैं मास्टर फाइल डायरेक्टरी। जैसे आप माई कंप्यूटर को ओपन करो, जो सबसे पहले आपको पार्टीशन नजर आ रही होती है तो वो मास्टर फाइल डायरेक्टरी होती है। इसके ऊपर एक और डायरेक्टरी होती है जो आपको लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में तो नजर आती है, जिसको रूट डायरेक्टरी बोलते हैं। लेकिन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में वो आपको एक्सेसिबल नहीं है, उसके लिए आपको फिर रूट परमिशन की जरूरत होती है, रूट या एडमिन प्रिविलेज। लाइनक्स आपको बाय डिफॉल्ट रूट प्रिविलेज जो है ना वो देता है। तो ये मास्टर फाइल डायरेक्टरी है और इसके अंदर ये सब फोल्डर, लेट्स से न्यू फोल्डर 1 है, ये न्यू फोल्डर 2 है, और इसके अंदर कोई फाइल पड़ी है स्टूडेंट डॉट डॉक्स कोई फाइल, इस तरह लगा लो। ये न्यू फोल्डर 2 है, इसके अंदर कोई मूवी पड़ी है, लेट्स से माई मूवी डॉट MP4 इस तरह नाम करके। तो ये डायरेक्टरी बनी हुई है, ये ओरिजिनल फाइल है। इसके ऊपर एक डायरेक्टरी है न्यू फोल्डर, उसके ऊपर फिर मास्टर फाइल डायरेक्टरी है, लेट्स से सी, इस तरह करके। तो याद रखना जो मास्टर फाइल डायरेक्टरी है ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको क्रिएट करके देता है, या आप जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो तब आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हो उसके बाद में। जबकि ये नीचे जो न्यू फोल्डर वगैरह है इसको यूजर फाइल डायरेक्टरी बोला जाता है, यूजर ने खुद क्रिएट किया होता है और कभी भी आप इसको चेंज कर सकते हो। अच्छा, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक डेटाबेस का है तो अब हम डेटाबेस की तरफ मूव करते हैं। हम देखते हैं डेटाबेस क्या है और DBMS क्या है। स्लाइड्स हो रही है सबको? जी सर हो रही है। तो देखिए डेटाबेस क्या है। हाँ जी, कैसे डिफाइन करते हो आप डेटाबेस को? सर ये हमारे पास एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में डाटा होता है, लॉजिकली रिलेटेड होता है, और हम इसे मतलब कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करना बहुत ही इजीली हो, मतलब हमारे डेटाबेस में हमारे पास डेटा है तो हम अगर एक्सेस करना चाहें तो इसमें इजी है एक्सेसिबिलिटीज की। ठीक है, देखो जब भी आपको डिफाइन करने का कहा जाए ना प्रॉपर, तो आपने सिर्फ 2 लफ्ज लाजमी बोलने हैं। एक तो ये ऑर्गेनाइज कलेक्शन है और दूसरा लॉजिकली रिलेटेड। इसके अलावा आप जितने मर्जी लफ्ज यूज कर लो, ना करो, हजफ कर दो, कोई भी कर दो, अगर आपने ये 2 लफ्ज बोल दिए ना कि ऑर्गेनाइज कलेक्शन और लॉजिकली रिलेटेड डाटा, तो आपकी डेफिनेशन कंप्लीट। और पता है कि ऑर्गेनाइज कलेक्शन है, बाकायदा आपने रॉ डाटा जो हम आगे पढ़ेंगे रॉ नहीं है, तो प्रोसेस करके आपने उसको किसी ऑर्गेनाइज फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है, जैसा कि टेबल है तो टेबल में डेटा ऑर्गेनाइज हुआ है। और लॉजिकली रिलेटेड डाटा, कि जो भी डाटा होगा वो लॉजिकली किसी एक एंटिटी से मुतल्लिक होगा। अब इसके हमारा लेट्स से कि आपने यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में दाखिला लेते हुए आपने कोई फॉर्म फिल किया, स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म, उसमें ठीक है आपसे चीजें पूछी जा रही थी कि आपका नाम क्या है, मैट्रिक में आपने कितने मार्क्स लिए हैं, अच्छा कहाँ से बिलोंग करते हैं, पेरेंट एज आपकी क्या है, तो ये सारी चीजें रिलेटेड मालूम हो रही है। अचानक आपसे पूछना शुरू कर देते हैं कि क्या आप बताएं जी आप किस पार्टी को वोट देते हैं, नून लीग के बारे में आपका क्या ख्याल है, या क्या आपने कभी अब्रॉड ट्रेवल किया है, अमेरिका के बारे में आपको क्या क्या नजर आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन। तो जिनको देख के लगता है कि यार ये जो बाकी क्वेश्चन थे ना उनसे थोड़ा सा अलग है, तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये डाटा जो है ना सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए इकट्ठा नहीं किया जा रहा, बीच में कोई और एंटिटी भी है, कोई और चीज भी है जिसके लिए डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, तो आपको फौरन से फील हो जाता है। तो डेटाबेस में हमेशा ये होगा कि जितना भी डाटा आप एक वक्त में एक्सेस कर रहे होगे या मैनिपुलेट कर रहे होगे वो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक एंटिटी के लिए होगा। अगर स्टूडेंट का डाटा है तो सारे का सारा डाटा उसमें स्टूडेंट के पड़ा होगा, ये नहीं है कि टीचर का भी पड़ा है यूनिवर्सिटी के बाकी डीन का भी पड़ा, ऐसा नहीं होगा। एक टेबल में अगर वो डाटा है तो स्टूडेंट की होगा, तो इससे मुराद है लॉजिकली रिलेटेड डाटा, कोई लॉजिक उनके दरमियान बनती है। अच्छा अब देखो जी, ऑर्गेनाइज कलेक्शन है लॉजिकली रिलेटेड डाटा का, स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम, किसी सिस्टम में स्टोर है, एंड यूजुअली कंट्रोल बाय अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सॉफ्टवेयर के थ्रू। आगे बातें नहीं भी है तो इतनी अगर डेफिनेशन आई तो ये भी कंप्लीट है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अक्सर आ जाती है और इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कि डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या डिफरेंस है, तो ये जरा ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल क्या है, बैंक के अंदर डेटाबेस चल रहा है, बैंक का बहुत बड़ा डेटाबेस, कस्टमर का डाटा है, सारी ट्रांजेक्शन का डाटा है, लोन लिए हैं उनका डाटा उन्होंने स्टोर किया हुआ है, काफी सारी चीजें। स्कूल का आजकल जितने भी स्कूल हैं आपको पता है कि सारे का सारा उन्होंने अपना कंप्यूटराइज सिस्टम बनाए हुए हैं। मेरा नहीं ख्याल आपको ऐसा स्कूल है इवन के
जो हमारे प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के स्कूल भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनका भी सारा का सारा डाटा जो है ना वो कंप्यूटराइज हुआ है, कितने बच्चे किस क्लास में कब प्रमोट हुए हैं, क्या रिजल्ट रहा है, सब कुछ इवन के कंप्यूटराइज हुआ, वो सारे के सारे एक जगह पे स्टोर है, तो इसी को हम कहते हैं वो डाटाबेस, क्योंकि हमने पढ़ा है कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इससे कैसे डिफर करता है, तो याद रखिए डेटाबेस कलेक्शन ऑफ डाटा है, कुछ डाटा है उसके कलेक्शन को आप डेटाबेस बोलते हो, जबकि जो डीबीएमएस या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है तो उसके आगे आगे लिखा हुआ है कि सिस्टम है, और सिस्टम से हमें पता है क्या मुराद है, सॉफ्टवेयर। तो ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप इस डेटाबेस को मैनिपुलेट करते हो, मैनेज करते हो, डाटा अपने अपडेट करना है, नया डाटा ऐड करना है, पुराना डाटा डिलीट करना है, डेटाबेस में से अपडेट करना है, इस तरह की चीजें जो है जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू होंगी तो वो आपका हमेशा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाएगा। पहले ये अलग अलग होते थे पुराने जमानों में, डेटाबेस अलग आप क्रिएट करते थे, फिर उसको मैनिपुलेट करने के अलग सॉफ्टवेयर मिलते थे, लेकिन आजकल जो सॉफ्टवेयर आपका डीबीएमएस है ना उसके अंदर सारी फैसिलिटी है, क्रिएट भी आप कर सकते हो डेटाबेस और बाकी सारे काम तो कर ही सकते हो क्योंकि वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा, उस ऊपर वाले डेटाबेस को जो मैनेज करेगा उसका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलेंगे। इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा को स्टोर करने के लिए एंड रिट्रीविंग द डाटा इफेक्टिवली व्हेन इट इज नीडेड, और जब आपको डाटा की जरूरत हो उसको एफिशिएंटली रिट्रीव कर सके, इसलिए ये यूज करते हैं। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एग्जांपल अलग है, ओरेकल, ओरेकल डीबी के नाम से है, माईएसक्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, माईएसक्यूएल सर्वर ये अलग है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, एमएस एक्सेस ये भी एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो मोंगोडीबी ये भी आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इस तरह के जो है ना काफी सारे, तो आपको एक दो याद कम से कम ओरेकल वगैरह तो आपको जो काफी मशहूर है लाजमी पता होना चाहिए। तो ये देखें ये इस तरह से आपके पास कुछ सीन बनता है। देखिए जो एंड यूजर को एक्सेस होती है किसी भी एप्लीकेशन में वो सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस होता है। लेट्स से आपको कहा जाएगा इंटर योर नेम, तो आप यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिख रहे हो, मैं एफ नेम लिख रहा हूँ, तो ये सिर्फ इंटरफेस है, यूजर को नहीं पता डेटा कहाँ पे स्टोर हो कैसे स्टोर हो। हमेशा एंड यूजर के बाद एक सॉफ्टवेयर होता है, पूरा सॉफ्टवेयर ना हो, आपने कोई पीस ऑफ कोड लिखा हो जो यूजर से ये डाटा लेके सबसे पहले इस पीस ऑफ कोड से गुजरेगा, ये पीस ऑफ कोड बताएगा कि इस डाटा को कैसे मैनिपुलेट करना है। लेट्स से अगर उसने लिख दिया है सारा कैपिटल में तो ये बताएगा कि उसको पहले स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करो और फिर नीचे हार्ड डिस्क में स्टोर करो। तो ये बीच में जो लेयर है इसको लॉजिकल लेयर भी बोला जाता है कि सारी लॉजिक इसी में इंप्लीमेंट हुई होती है, और ये जो लॉजिकल इंप्लीमेंट है ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाती है कि वो उस सॉफ्टवेयर का हिस्सा है जिसके थ्रू डेटाबेस मैनेज कर रहे हो आप, और इसके साथ लाजमी तौर पे कोई ना कोई डेटाबेस एप्लीकेशन होगी, जैसे मैंने बता दिया कि एंड यूजर उसी के साथ आपको डायरेक्ट इंटरफेस करेगा। तो इस तरह से बनता है, सबसे पहले आपके पास यूजर इंटरफेस, फिर डेटाबेस की बीच वाली लेयर मैंने बोला है कि जो डेटाबेस को मैनिपुलेट करेगी, और उसके बाद फिर फिजिकली एक्चुअल आपका डेटाबेस, और यूजर को सिर्फ और सिर्फ आपके डेटाबेस एप्लीकेशन को एक्सेस होती है। हाँ अब एंड यूजर में हो सकता है कि कोई डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी हो, उसको फिर इस डीबीएमएस तक भी एक्सेस होगी, लेकिन जो एंड यूजर है जैसे मैं हूँ सिर्फ मैंने यूज करना है तो उसको और सिर्फ डेटाबेस एप्लीकेशन तक एक्सेस होगी, उसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तक एक्सेस नहीं होती। एंड यूजर को अगर मजीद थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करो उसमें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी आ जाता है तो वो भी यूजर उसको ये डीबीएमएस सॉफ्टवेयर की एक्सेस हो सकती है। अब हम कुछ टर्म्स को देख लेते हैं जो पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखिए सबसे पहले डाटा, अब डाटा में और डेटाबेस में डिफरेंस है, इवन के डाटा और इंफॉर्मेशन में भी सिस्टम है सॉरी डिफरेंस है। एक आम बंदे के लिए जो कंप्यूटराइज की फील्ड से रिलेटेड नहीं है तो उसके लिए डाटा यही होगा कि यार हाँ कुछ चीज है जो कंप्यूटर में सेव है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है, ये वाकई नहीं। कंप्यूटर सिस्टम एस्पायरेंट्स के लिए या स्टूडेंट्स के लिए डाटा क्या है, जो सबसे पहले आपकी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इकट्ठे करते हैं। कैसे, लेट्स से कि मैंने एक क्वेश्चनर बनाया, वो मैंने जो है ना तकसीम कर दिया अपने कुछ जानने वालों में कि आप यार जो है ना मुझे टिक करके जो भी आपको मुनासिब लगते हैं तो उन्होंने अपने हिसाब से टिक वगैरह किए। लेट्स से मैंने 10 ये फॉर्म डिवाइड तकसीम किए थे, तो उन 10 का डाटा मेरे पास आ गया फॉर्म की फॉर्म में। अब वो मेरे पास रॉ डाटा है, अभी उस पर कोई मैंने प्रोसेसिंग नहीं की, मुझे नहीं पता चला कि इनकी एवरेज क्या है, कि कितने बंदों ने इस स्पेसिफिक ऑप्शन को टिक किया है, कितने बंदों ने एग्री किया है, डिसएग्री किया है, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास अभी डाटा है। तो जो डाटा की बिल्कुल इनिशियल फॉर्म आपके पास आती है उसको हम बोलते हैं रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। हाँ जब आपके पास ये डाटा आ जाता है इस पे आप कुछ एप्लीकेशन या कह लो कि प्रोसेसिंग करते हो। प्रोसेसिंग से क्या मुराद है, कुछ डाटा को आप प्लस करोगे, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, एवरेज निकालोगे, सम करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, कुछ भी ऑप्शन परफॉर्म कर सकते हो। ये सारे के सारे ऑपरेशन है जो डाटा पे से परफॉर्म हो रहे हैं। जब किसी डाटा पे ये सारे के सारे
प्रोसेसर पे परफॉर्म हो जाए या इनमें से चंद एक हो जाए, तब जो वो डाटा है आपका इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और इंफॉर्मेशन आपको कुछ यूजफुल चीज बता रही होती है। यानी कि अगर ये मेरे पास डाटा था तो उसमें मुझे बता रही होगी कि जो स्टूडेंट्स लेट से 11th और 12th के स्टूडेंट्स थे ना, उनके लिए लेट से केमिस्ट्री एक मुश्किल सब्जेक्ट है, और जो छोटे स्टूडेंट्स जिन मैंने अपना क्वेश्चन तकसीम किया था उनके लिए इंग्लिश एक मुश्किल सब्जेक्ट। तो मुझे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, मेरे पास मुझे नहीं पता किसने क्या कितना टिक्स लगाया है, ये तो मुझे जब मेरे सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सर का लगता है नेट का कोई इश्यू है। बाकी सबको भी नहीं आ रही। नहीं आ रही मैडम, हमें भी नहीं आ रही। तो इन्फॉर्म उस पे जो है ना प्रोसेसिंग हुई होती है, थोड़ा सा नेट का इशू बन गया था। तो आवाज आ रही है अब सबको? जी सर अब आ रही है। ठीक है, अच्छा जी, इन्फॉर्मेशन हमारी होगी। फिर हम देखते हैं डेटाबेस, हम चूंकि ऑलरेडी देख चुके हैं, तो वो डेटाबेस वही है ऑर्गेनाइज कलेक्शन। तो उसमें स्पेसिफिक डेटाबेस में फिर रिलेशनल डेटाबेस है। देखो रिलेशन बोलते हैं टेबल को, ऐसा डेटा जो रोज और कॉलम में ऑर्गेनाइज हुआ हो, तो इस रोज और कॉलम को हम रिलेशन बोलते हैं। और टेबल भी आप रोज और कॉलम के ही स्ट्रक्चर को बोलते हो, लेकिन एक टेबल में और एक रिलेशन में कुछ फर्क है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन अभी अभी के लिए आप ये समझो कि टेबल को ही हम रिलेशन कह रहे हैं, और इसी के बेस पे फिर हम रिलेशनल डेटाबेस कह रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ फर्क है, वो हम आगे जाके देखेंगे। तो ऐसा डेटाबेस जो टेबल्स में यानी कि रोज और कॉलम्स में मैनेज हुआ, वो ऑर्गेनाइज हुआ, उसको हम रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं। टेबल या रिलेशन क्या है कि अभी मैंने बता दी कि रोज और कॉलम का इंटरसेक्शन। अब रो को आप टपल भी बोलते हो, ये मैंने एमसीक्यूज भी दिया हुआ है। अब मैं पहले बता रहा हूँ इनमें से टेबल, रिलेशन, और एक और आगे आएगा उसको से एक एमसीक्यूज भी मैंने क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें क्यूज में। और कॉलम को आप एट्रीब्यूट भी बोलते हो। अच्छा, इस तरह आप रो को रैकेट भी बोलते हो। ये रिकॉर्ड जो है ना, ये अलग उर्दू में तो ठीक है बोलते हो तो रिकॉर्ड चल जाता है, लेकिन ये याद रखना जो नाउन है ना लफ्ज, और अगर आपने इसको इंग्लिश में प्रोनाउंस करना है तो ये रैकेट बोला जाता है। कभी आप मजाक उड़ा रहे हो कि सर को पता ही नहीं है ये क्या लफ्ज। नहीं सर उर्दू हमें में पता है, ठीक है, आप रिकॉर्ड बोल रहे हो तो कोई मसला नहीं है। आपकी जहानत पे सर हमें पूरा ट्रस्ट है सर। नहीं नहीं यार, वो मतलब ये वो कल आप भी कह रहे थे कि सर ये लफ्ज आप गलत तो बोल रहे हो। फिर मैंने बताया था कि यार मैंने जो वो एस्काई था या अस्काई था, जो भी लफ्ज था, कि मैंने ऐसे ही सर इसको ब्रिटिश एक्सेंट में सुना है तो मैं इस तरह बाकी बोलता हूँ। इसको क्योंकि सर वो यूडेमी पे आपकी जो ज्यादातर बंदे जहानत हैं पे ना, ऑब्जेक्शन, वो ऑब्जेक्शन नहीं था सर, वो उस बंदे पे ऑब्जेक्शन था जो वर्चुअल को विर्चुअल कहने पे तब गया था। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा, रिपॉजिटरी देखो क्या होती है। अब क्या होता है कि लेट्स से मैं अब टेलनार की एग्जांपल दूं। टेलनार मेरे ख्याल में जो मेरे इलाके में सबसे पहले टेलनार कंपनी आई थी 2006-7 की ये बात है, 7 की हम लगा लेते हैं, और अब 2024 चल रहा है। 17 ईयर से ये मेरे इलाके में ऑपरेट कर रही है। तो देखो अभी उसका रोज का मेरे इलाके में थोड़ा, हम अभी पूरे पाकिस्तान की एग्जांपल नहीं लेते, तो बेशक सिर्फ एक हम टावर की एग्जांपल लेते हैं। तो क्या एक टावर में हो सकता है रोजाना की हजारों कॉल्स हो रही हैं, थाउजेंड्स ऑफ कॉल्स होती हैं, उसको सारे का सारा उसने डाटा जो है ना सेव रखना है। तो ठीक है, वो सेव की आ रही है की आ रही है की आ रही है, तो कुछ अर्से बाद जो है ना, हो सकता है कि अभी उसकी शायद डाटा की जरूरत पड़ जाए। देखिए जैसे कि आपको पता है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, वो भी तकरीबन 6 माह पुराना डाटा जो है वो किसी भी टेलीकॉम कंपनी से एक्सेस कर सकती हैं। तो कुछ डाटा होता है जो उनको रिसेंट वर्क के अपनी ऑपरेशन के लिए जरूरी होता है। लेट्स से मैं क्या लेता हूँ कि 1 साल का जो मेरा डाटा है ना, वो मेरी कंपनी संभाल के रखती है। जैसे 1 साल से पुराना डाटा होगा ना, तो वो अपने जो वर्किंग कंप्यूटर्स होंगे, वर्किंग सर्वर्स होंगे, उनमें नहीं रखेगी, कि जब इनकी जरूरत ही नहीं है अब, कि क्या मुझे अपने जो इतना लोड डालने की जरूरत है। तो वो उस डेटाबेस पे जो है ना, बड़े बड़े कह लो कि डेटा सेंटर्स बने होते हैं, और में बना हुआ है, उसमें जो है ना सिर्फ इसी मकसद के लिए इतना प्राइमरी डेटा इकट्ठा हो रहा है ना, वहां पे रखते हैं। तो जितना पुराना डाटा होता है वो वहां पे रखते आते हैं। फ्लड से मेरे जो 15 साल का पुराना डाटा है ना, ये लाहौर के किसी सेंटर में मौजूद है। जहां पे इतना सारा डाटा मौजूद होता है और हिस्टोरिकल डाटा होता है, उस जगह को बोला जाता है रिपोजिटरी। अब ये किस लिए होता है कि इसमें से जो है ना, इसमें डीप लर्निंग कह लो या मशीन लर्निंग के थ्रू जो है ना, इसमें कोई एल्गोरिथम्स रन किए जाते हैं,
और फिर इसमें से जो है इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है। लेट्स से अगर वो मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहा है तो क्या यार ये बंदा जो है ना शाम 7 से लेके ना 10 तक, अभी मैं अपनी जुबान तालिब इल्म की बात बताता हूँ कि बंदा यार ये रोज जो है ना कॉल्स पे बिजी होता है 7 से लेके 10 तक, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना टाइम बता रहा हूँ। तो वो क्या करेगा, हो सकता है कि स्पेसिफिक मेरे लिए जो है ना 7 से 10 तक कोई कॉल पैकेज जो मैं पहले यूज कर रहा था वो मेरे लिए अनएक्सेसिबल कर दे, और उसकी बजाय कोई और कॉल पैकेज दे जो महंगा हो, कॉस्टली हो मुझे। अच्छा, क्यों? उसको पता है कि यार ये बंदे सिस्टम करना ही करना है, तो ये बेशक इसको कॉस्टली भी दो जाए ना, ये खरीदेगा, परचेज करेगा उस बंडल को। हमारा जो है ना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कह लो कि इकोनॉमिकल हमें फायदा है। तो हो सकता है वो मेरे साथ इस तरह के कोई गेम करते हैं, या उनको पता चला कि यार सुबह 8 से लेके दोपहर 11-12 बजे तक ना आपके इंटरनेट की यूज बहुत कम है, क्योंकि इस वक्त ज्यादातर यूजर जो है ना स्कूल में होता है या कॉलेज में होता है या अपने वर्क पे होता है, और यही इसी वक्त ये टाइम है जिसमें काम जो है ना बिजनेसमैन सबसे ज्यादा काम करते हैं। उस वक्त जो डेटाबेस जो इंटरनेट यूज करने वाले बंदे हैं ना उनका यूजेज बहुत कम है। तो अगर वो फॉर एग्जाम्पल आपको 200 रुपए का इस टाइम को पैकेज दे रहा था 8 जीबी का, तो वो हो सकता है कि 100 रुपए में आपको इस टाइम में जो है ना 8 जीबी का पैकेज दे दे आपकी कंपनी, कि यार इसमें यूज तो बहुत कम करते हैं, बैंडविड्थ तुम्हारी वही है जो यूज हो रही है, तो क्यों ना हम सस्ता कर दें, लोगों को रागिब करें कि वो इस वक्त यूज करना शुरू करते हैं। हमारा तो वैसे ही पड़ा था, चलो जहाँ पे बिल्कुल यूज नहीं हो रहा 100 रुपए भी आए तो काफी है। तो इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है वो हमेशा आपके डाटा लाइब्रेरी से या डाटा आर्काइव, जहाँ पे डाटा आपका बहुत ज्यादा इकट्ठा हुआ होता है, उन पे ये एनालिसिस करके निकाली जाती है। तो इस जगह को हम बोलते हैं डाटा रिपोजिटरी। याद रखना कि डाटा रिपोजिटरी अलग है, आगे हम एक चीज और पढ़ेंगे उसके साथ इसको मिक्स नहीं करना, इस पे सिर्फ हिस्टोरिकल डाटा। अच्छा, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये मुझसे 2023 के इंटरव्यू के में जो लेक्चरशिप का हुआ है उसमें पूछा गया था, मैंने शेयर भी किया था कि डाटा एडमिनिस्ट्रेटर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में क्या डिफरेंस, इसको समझ लेना कि क्या होता है। देखिए, जब कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब लोग काम कर रहे होते हैं ना, हम तो ये समझते हैं कि यार मैंने ही कोड करना है, मैंने ही डेटाबेस बनाना है, मैंने ही उस पर लिंकिंग वगैरह करनी है, ऐसा होता नहीं। हर बंदे को एक अलग अलग रोल असाइन होता है। तो एक इसी तरह एक डाटा एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना वो एक अलग बंदा होता है, और एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर अलग बंदा होता है। जो आप काम समझते हो ना कि यार ये डाटा एंटर भी कर रहा है, अपडेट भी कर रहा है, निकाल भी रहा है, डिलीट भी कर रहा है, सारे कुछ कर रहा है, वो असल में होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना कह लो आपके लिए नया होता है। ये कब होता है? जब ये डेटाबेस अभी बना नहीं होता ना, उस वक्त इसका काम होता है। लेट्स से मैं इसको कहता हूँ कि यार मैं जो है ना एक अपना अलग नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, मेरी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर रहा हूँ, तो आप उसके लिए जो है ना मुझे एक नया सिस्टम बना के कंप्यूटराइज। तो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का काम ये होगा कि वो आइडेंटिफाई करेगा कि यार डाटा जो कंस्ट्रक्शन का काम होगा उसमें एंटिटीज कौन कौन सी होंगी। अच्छा, ये एंटिटीज है, एक बंदा होगा, लेट्स से मैं कह देता हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर है, उसके मुताबिक मुझे डाटा स्टोर करना पड़ेगा। इस तरह कोई एक अलग एंटिटीज होगी मेरे पास इक्विपमेंट की, कि मुझे अपने पास कौन कौन सी इक्विपमेंट, व्हीकल कौन कौन सी होनी चाहिए, इस तरह की चीजें सेव रखनी है। यानी कि वो आइडेंटिफाई करता है कि इस सिस्टम में इस एंटिटीज के मुताबिक डाटा मुझे चाहिए होगा। डिजाइन करेगा वो सिर्फ आइडेंटिफाई करेगा, फिगर आउट करेगा इन चीजों का मुझे डाटा चाहिए होगा, तो वो एक आपको रफ सा मॉडल सा या नक्शा सा बना के दे देगा। आप इसको इस तरह समझो कि ये आर्किटेक्ट है। आर्किटेक्टर का आपके पास जाते हो, आप उसको बोलते हो यार मैंने घर बनाना है, मुझे नक्शा बना दो, वो सिर्फ आपको नक्शा बना के देता है, घर नहीं बना के देता। घर बनाते हैं आपका जो कंट्रैक्टर होगा, या बिल्कुल आप ग्राउंड लेवल पे आ जाओ, जो मिस्त्री वगैरह होते हैं वो। अब जो मिस्त्री है ना वो ठीक है घर तो बना रहा है, लेकिन उसको बाज़ औक़ात वो आपको कहेगा यार आप जो है ना उसको इंजीनियर को या आर्किटेक्ट को बुलाओ, मुझे फलां चीज की समझ नहीं आ रही। फिर आप स्पेशल उसको कॉल करते हो, जो घर मैन को पता होगा, वो आपको बताता है कि ये चीज इस तरह से करके डिजाइन करनी है। तो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर बिल्कुल इस तरह है, वो खुद डिजाइन नहीं करता, वो आइडेंटिफाई करता है, मॉडल देता है कि इस तरह का काम होगा। हाँ, कुछ टेक्निकलिटी आ जाए इंप्लीमेंट करते हुए, अगर किसी बंदे को प्रोग्रामर को समझ नहीं आ रही तो फिर वो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर से हेल्प ले सकता है। तो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर काम देखो, इन चार्ज ऑफ फिगरिंग आउट विच डाटा इज रेलिवेंट टू बी स्टोर्ड, कौन सा डाटा हमने स्टोर करना है, किस एंटिटी से मुतालिक डाटा स्टोर करना है इन द डाटाबेस। तो इसका बिजनेस रोल, कुछ टेक्निकल रोल्स होते हैं जैसे कि प्रोग्रामर है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, जो टेक्निकल काम करते हैं। लेकिन ये प्योरली बिजनेस रोल वाला बंदा है, जैसे मैं कह दूं कि एमबीए वाला बंदा मुझे चाहिए होगा इस काम के लिए, जिसका कोई बिजनेस और एक्सपीरियंस हो। प्रोग्रामिंग वाला बंदा नहीं चाहिए, इस दूसरा लफ्ज आप ये कह सकते हैं। हाँ, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो बंदा है जो मिस्त्री है, कह लो कि ये एक्चुअली में बनाएगा भी, अपडेट भी करेगा, मेंटेन भी करेगा, डिलीट भी करेगा, सारा कुछ करेगा। ये वो बंदा है जो आप अक्सर सीट्स भी देखते हो कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की सीट आई हुई। उससे परेशान ना हुआ करो, आपको चीजें बनी बनाई मिलेंगी अगर आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर लग भी गए हो, क्योंकि ये चीजें पहले से इंप्लीमेंट हुई हुई है, आपने सिर्फ जाकर मैनिपुलेट करना हो। बिल्कुल आसान से काम होते हैं इनके। अच्छा, रिडंडेंसी, ये बड़ी टर्म यूज होती है, क्या होती है जी बताएं रिडंडेंसी? सर ये डुप्लीकेशन ऑफ डाटा होती है, रिपीट हो रहा है। हाँ, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा मल्टीपल प्लेसेस पे। ठीक है।
देखो एक ही डाटा है, हाँ, उसको आपने एक से ज्यादा जगह पे स्टोर किया हुआ, उसको हम बोल देते हैं रिडंडेंसी। या आप ये फाइल लेवल पे भी हो सकती है कि दो फाइलें बिल्कुल सेम डाटा है और अलग अलग ड्राइव में पड़ी है। और ये टेबल लेवल पे भी हो सकता है कि एक टेबल के अंदर बिल्कुल सेम स्टूडेंट्स का डाटा दो दफा मौजूद है। इसको हम आगे देख लेंगे, ये बड़ी कह लो कि एनॉमली है इसके अंदर, डेटाबेस के अंदर, इसी को हम रिमूव करते हैं। हाँ, जो मैंने कहा था कि रिपोजिटरी से अलग रखना है इस चीज को, वो है डाटा वेयर हाउस। डाटा वेयर हाउस और रिपोजिटरी अलग होती है। देखो वेयर हाउस क्या है? वेयर हाउस ये कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, लेट्स से कि उसके 5 कंट्रीज में जो है ऑफिस खुले हुए हैं, तो वो 5 के 5 अपने अपने जगह पे डिसेंट्रलाइज कह लो के ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड जितना भी डाटा, जितनी भी ट्रांजैक्शन उनकी हो रही है ना, वो एक सिंगल जगह पे डाटा जो है ना वहां पे स्टोर करवा रहे हैं। उस जगह को बोला जाता है डेटा वेयर हाउस। और रिपोजिटरी में याद रखना कि डाटा सिर्फ एक सिंगल कंपनी का होगा, सिंगल ऑफिस का होगा। डाटा वेयर हाउस में हो सकता है कि एक ही कंपनी के मुख्तलिफ ऑफिस हों जो मुख्तलिफ दुनिया में फैले हुए, या कंपनी भी ज्यादा हो सकती है। तो डाटा वेयर हाउस एक बड़ी टर्म है, काम इसका भी वही है बेशक, एनालिसिस और रिपोर्टिंग के लिए, लेकिन मैंने वो समझा दिया कि इसमें जो है ना, और जरूरी नहीं है कि इसमें हमेशा हिस्टोरिकल डाटा हो, ये आपका जो करंटली प्रोसेसिंग डाटा होता है उसके लिए भी डाटा वेयर हाउस आपका क्रिएट किया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा वो है डिफरेंस है इसमें, तो इसको याद रखना। अच्छा, सर ये अब कुछ हम सर ये देख लेते हैं डेटाबेस फेसबुक, की टाइप्स। सर जी, फेसबुक या ये जिनके ये इतने मतलब के वो सुनने में आता है कि इनके जितना वो फुटबॉल का ग्राउंड है उससे बड़े बड़े इनके वो होते हैं डेटाबेस के मतलब जहाँ पर इनका डाटा स्टोर होता है, तो वो फिर वो किस इनमें से डेटा किस वेयर हाउस कैटेगरी है, में हम काउंट करें? डाटा वेयर वो हाउस। डेटा वेयर हाउस होता है। हाँ, मैंने कहा जी कि सर, बड़ी क्योंकि टर्म इसमें है, डाटा हिस्टोरिकल तो रिपोजिटरी से बड़ी टर्म है, इसमें बहुत ज्यादा डाटा होता है। डाटा के जी सर। 180 कंट्रीज है ना, 180 कंट्रीज से डाटा जो है ना, फेसबुक एक सिंगल सिंगल तो नहीं, काफी सारे वेयर हाउसेज है, तो वो उसमें इकट्ठा हो रहा है। तो अब देखो, एक मुल्क से मैंने अभी एग्जांपल दी थी कि तेलंगाना की कितना डाटा था, तो अब 180 मुल्कों से देखो कितना डाटा आ रहा होगा बैक वक्त। तो उसको आप बहुत बड़ी बड़ी जगह पे आपको स्टोर करवाना पड़ता है। तो फिर आप देखते हो कि इसमें क्या क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, जैसे अभी आप ट्विटर का लगा लो, ट्रेंडिंग में चल रहा है। उस एक तरफ जब वेयर हाउस में डाटा इकट्ठा हो जाता है, तो वहाँ पे एल्गोरिथम्स रन हो रहे होते हैं, वो बताते हैं कि ये चीज फलां चीज ट्रेंडिंग पे, अभी इस कंट्री में ये चीज है, इस कॉन्टिनेंट में ये चीज है, वो सारा कुछ बता रहा है। सही सर। अच्छा, पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेस, जब डेटाबेस की टाइप है, ये एक ऐसा डाटा टाइप है जो सिंगल यूजर को एक्सेसिबल होता है। जैसे आपने कोई एमएस एक्सेस में एक सॉफ्टवेयर बनाया अपने लिए, स्टूडेंट्स का कोई बना लिया, जैसे मैंने बनाए हुए हैं। मैंने क्या बनाया हुआ है, टेस्ट सिस्टम बनाया हुआ है कि मैं कोई भी टेस्ट लेता हूँ स्टूडेंट्स का, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, वो मैंने तो खैर एक्सेल में बनाया हुआ है। एक्सेल में जो है ना पुट कर देता हूँ, उसमें मैंने कुछ फार्मूलाज और कंडीशन वगैरह लगाई हुई है। वो एट द एंड मुझे ये भी बता देता है। मैंने अटेंडेंस भी जो है ना, वो भी अपनी एक्सेल में कंप्यूटराइज की हुई है, उस पर फार्मूलाज लगाए हैं। महीने के एंड में बता देता है मुझे कि इस बच्चे की कितनी परसेंटेज है, और साल के आखिर में बता देता है इस बच्चे का दाखिला जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इसी बेस पे वो कंडीशन वगैरह लगा के मैं वो भी बता देता है। तो जो सिंगल यूजर को एक्सेसिबल हो, सिंगल यूजर ने अपने लिए पर्सनल यूज के लिए बनाया हो, तो उसको हम बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेस। यहाँ पे इसकी जो डोमेन है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल यूजर। इससे जो थोड़ा सा बड़ा होता है, जो एक वर्क ऑफिस कह लो, ऑफिस में आपको पता है कि ज्यादा ज्यादा कितने होंगे, 10-12 बंदे होंगे बस। तो जो उसको कहते हैं वर्क ग्रुप डेटाबेस। ऐसे इंडिविजुअल्स जो एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उनको हम बोलते हैं वर्क ग्रुप्स, कि उसने उन्होंने एक वर्क ग्रुप बनाया है। तो एक वर्क ग्रुप का जो डेटाबेस है, वो एक वर्क ग्रुप डेटाबेस कहलाएगा। तो क्या हो सकता है, एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है, कंप्यूटर लैब हो गई, आपके कॉलेज का कह लो कि 10-12 कंप्यूटर्स हो गए, इस तरह करके। तो मैंने अपने प्रिंसिपल ऑफिस में जो रूम रखा है उसका भी, और जो क्लरिकल रूम में रखा है उनका भी, उनके दरमियान मैंने फाइल सिस्टम बनाया कि क्लर्क को जो भी नया ईमेल वगैरह वो उसने करनी हो, या किसी भी कोरस्पोंडेंस का जवाब देना हो, तो बजाय से वो यहाँ से प्रिंट निकाल के प्रिंसिपल के पास आए, उसको दिखाए, प्रिंसिपल से गलतियां निकाले, और फिर वो दोबारा लेके जाए। तो मैंने क्या किया हुआ है, फाइल सिस्टम बनाया हुआ है। क्लर्क कोई भी काम करके जो है ना, उस सर्वर में डाल देता है फाइल को, लोकल बनाया हुआ है, कोई परचेज नहीं किया हुआ। तो प्रिंसिपल साहब के पास एक कंप्यूटर रखा है, उसको भी इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो वो पढ़ लेता है, गलतियां वगैरह वहीं पे वो देख लेता है, वहीं से करेक्ट कर लेता है। और इधर एक प्रिंटर रखा हुआ है, और इधर क्लर्क है प्रिंसिपल रूम में, 2 क्लर्क रखे हुए हैं, तो उसमें से वो निकाल लेते हैं। तो इस तरह के जो डेटाबेस जो आपने एक वर्क ग्रुप के दरमियान बनाए हुए हैं, वो वर्क ग्रुप डेटाबेस कहलाता है। अच्छा, डिपार्टमेंटल डेटाबेस, ये थोड़ा सा सर जैसे यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले लूं। जी, सर ये वर्क ग्रुप डेटाबेस दोबारा बताइएगा प्लीज। मैं कह रहा हूँ कि एक जो कपल ऑफ पीपल है जो एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, एक ही ऑफिस में काम कर रहे हो, उनके दरमियान जो कह लो कि एक से ज्यादा कंप्यूटर्स है, और 20-25 से कम है, 25 इसकी मैक्स लिमिट है कि 25 कंप्यूटर से ज्यादा वो फैला हुआ नहीं होगा।
अब एक से ज्यादा 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 25 हो सकते हैं। 25 से ज्यादा चला गया तो फिर उसकी वर्क ग्रुप से चेंज होकर डिपार्टमेंटल कैटेगरी आ जाती है। डिपार्टमेंटल क्या है कि यूनिवर्सिटी अलर्ट से आपकी उसके अंदर 6-7 डिपार्टमेंट है। अब 6-7 डिपार्टमेंट के अंदर काफी सारे कंप्यूटर्स होंगे, हर कंप्यूटर्स के अंदर लेट्स से हमारा सर आईटी का वर्क ग्रुप डिपार्टमेंट, तो उसके अंदर कोई 2-3 लैब्स बनी हुई थी। तो इसकी जो डोमेन है डिपार्टमेंटल डेटाबेस की, वो 25 से लेके 100 कंप्यूटर्स या 100 पीपल जो है ना उस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, इतनी बड़ी। और उसके बाद जो सबसे बड़ा डेटाबेस हमारे पास आता है, जो तकरीबन हम डेली यूज करते हैं, जैसे जैज कैश है, व्हाट्सएप है, इजी पैसा है, कोई मोबाइल ऐप है, कोई गेम है, वो सारे सारे इंटरप्राइज डेटाबेस बने होते हैं, जिसमें आप काफी सारे डिपार्टमेंट्स है, या आप कह लोगे बिलियंस बिलियंस ऑफ पीपल जो है ना उस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, किसी पे कोई रिस्ट्रिक्शन। तो ये हमारे पास डेटाबेस की टाइप थी। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं अपने रिपीटिंग टर्म। एक टर्म आती है डेटा एग्जांपल दी डिक्शनरी। इसकी अभी दे खासा दे तो रहा हूँ। सर। वर्क इसकी ग्रुप की सर वर्क ग्रुप डेटाबेस वर्क ग्रुप की मैंने दी जो है कि मैंने अपने प्रिंसिपल ऑफिस के पास एक अलग कंप्यूटर है, उसके साथ ही एक ठीक क्लर्क है। बैठा है, उसके पास एक अलग कंप्यूटर है, और एक हमारे पास जूनियर कंप्यूटर का अलग एडमिन रूम है, उनके दरमियान एक अलग कंप्यूटर है। तो मैंने उनके दरमियान एक लोकल फाइल सिस्टम बनाया हुआ है। जो ठीक एडमिन रूम वाला क्लर्क है, उसने किसी भी लेटर का जवाब देना हो तो वहीं पे वो टाइप करता है, फिर वो प्रिंसिपल को एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि मैंने जवाब टाइप कर लिया है, कोई गलती वगैरह आपने चेक करनी है तो आप देख लो। तो प्रिंसिपल अपने ही ठीक कंप्यूटर में अपने ही दफ्तर में बैठे हुए देख लेता है और वहीं से उसको प्रिंट निकाल लेता है। तो इस तरह का जो है, जो एक ऑफिस के दरमियान बैठे लोग बैठे हुए बनाया वो डेटाबेस, इस तरह का वो है। क्योंकि मैं फाइल सिस्टम एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन फाइल सिस्टम में एट द एंड है तो डाटा ही। तो इस तरह मैं कह रहा हूँ कि ये मैंने, तो अगर आपने सीखना है कि लोकल फाइल सिस्टम कैसे बनाते हैं तो मैं वो भी आपको किसी दिन बता दूँ। तो देखें जी, डाटा डिक्शनरी। हाँ जी, क्या होती है डाटा डिक्शनरी, अगर किसी ने कोई इस टर्म का सुना है पहले? सर इसमें डाटा के मुतालिक डाटा होता है, जिस तरह ये मेटा डाटा की टर्म होती है हमारे पास। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, जब आप कोई डेटाबेस डिजाइन करने लगते हो ना तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। आप बताओगे यार लेट्स से इसमें इतने टेबल्स हैं, मैं कह देता हूँ नंबर ऑफ टेबल 4 है फॉर। अच्छा, उनमें से जो पहला टेबल है उसका नाम ये है, उसकी इतने कॉलम है, इतने कॉलम में पहले कॉलम में जो है ना उसका ये नाम है, उसकी टाइप ये है, उसकी डोमेन ये है, रेंज ये, सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ। तो ये हम कहते हैं कि डेटाबेस के मुतालिक डाटा, डेटाबेस में तो अलग से डाटा सेव होगा ना, लेकिन डेटाबेस जो आपने बनाया उसका भी तो कुछ ना कुछ डाटा है ना, किस कुछ रूल्स के तहत बनाया गया, उसको हम बोलते हैं मेटा डाटा। और मेटा डाटा को हम डिफाइन करते हैं डाटा अबाउट डाटा। तो जो आपकी डाटा डिक्शनरी है ना उसमें काफी सारी चीजें होती है, लेकिन उनमें से एक चीज होगी मेटा डाटा। और मेटा डाटा के अलावा डाटा डिक्शनरी में ये इंप्लीमेंटेशन टू इम्प्लीमेंटेशन वेरी करता है। आपकी ट्रांजैक्शन भी हो सकती है कि आप जो डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन कर रहे हो, दो चीजों से मिलकर डाटा डिक्शनरी बनती है, एक तो मेटा डाटा प्लस आपकी ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री। तो हम पढ़ लेते हैं क्या है। देखो डाटा डिक्शनरी क्या है, डाटा डिक्शनरी कंटेन्स मेटा डाटा, कि एक तो उसमें मेटा डाटा होगा, दूसरा क्या है कंटेंट डाटा टाइप्स, टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम, ये सारा मेटा डाटा में आ जाता है। अच्छा, दो टाइप्स है इसकी, इंटीग्रेटेड डाटा डिक्शनरी और फ्री स्टैंडिंग डाटा डिक्शनरी। इंटीग्रेटेड डाटा डिक्शनरी ये है कि कुछ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जब आप उसमें उसके थ्रू डाटाबेस क्रिएट करते हो ना, तो वो आपके डाटाबेस के साथ ही डाटा डिक्शनरी भी बना देती है। इस डाटाबेस से मुतालिक तमाम इंफॉर्मेशन इसके अंदर है, इस पे जो भी ट्रांजैक्शन हो रही होगी इसकी इंफॉर्मेशन इसी डाटा डिक्शनरी के अंदर है, जो इसी डाटाबेस के साथ इंटीग्रेट होगी। और फ्री स्टैंडिंग होगी कि आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसके साथ इंटीग्रेट नहीं करेगा, वो फाइल कहीं और लेट से सी में आपका न्यू फोल्डर में आपका डेटाबेस सेव है ना, तो न्यू फोल्डर में ही डाटा डिक्शनरी होगी, लेकिन वो डेटाबेस का पार्ट नहीं होगी, डेटाबेस से अलग होगी। अगर आपने उसको एक्सेस करना है तो उसको आपको अलग से एक्सेस करना पड़ेगा, चीजें उसके अंदर भी वही होंगी। तो इंटीग्रेटेड वो है जो डाटा बेस के साथ ही हो, फ्री स्टैंडिंग वो है जो इंटीग्रेट ना ही अलग से हो। अब इंटीग्रेटेड में आगे फिर दो किस्में आ जाती हैं, और इनमें से जो एक्टिव डाटा डिक्शनरी है ये पीपीएससी के एमसीक्यूज में आ भी चुकी है, तो इसके सिर्फ इसको कवर करने के लिए फिर ये सारा शामिल करना पड़ा। और एक पैसिव डाटा डिक्शनरी होती है। एक्टिव डाटा डिक्शनरी क्या है कि आपके कंप्यूटर डाटाबेस के साथ अटैच है, जैसे ही कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है फौरन से वो अपडेट कर देती है कि इस टाइम में ये ट्रांजैक्शन हुई। जैसे कि अगर मैं इजी पैसा की एग्जांपल लूं तो इजी पैसा के साथ मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इंटीग्रेटेड डाटा डिक्शनरी अटैच है, तो जब जब मैं लॉग इन होगा ना वो फौरन एंट्री करती रहेगी डाटा डिक्शनरी। तो ये एक्टिव डाटा डिक्शनरी है। पैसिव कौन सी है? पैसिव ये है कि लेट्स से वो अपने पास जो है ना किसी टेम्पररी मेमोरी में जो है ना इंफॉर्मेशन सेव करती आएगी, लॉग बनाती आएगी, और एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट के बाद, लेट्स से मैं कहता हूँ कि रोज रात 12 PM के बाद
वो सारे का सारे लॉग जो है ना इसको कमिट कर देगी डाटा डिक्शनरी के अंदर, एक ही दफा सबको कर देगी, बजाय इसके कि हर दफा बारी बारी डाटा डिक्शनरी को एक्सेस करे, उसमें एंट्री करे, फिर वापस आए। वो सारी एक दफा अपने पास टेम्पररी स्टोर करती आएगी कि ये ट्रांजेक्शन हुई है, और पूरे का पूरा जो है ना वो किसी एक स्पेसिफिक टाइम जब अचीव होगा उस पर सारे का सारा डाटा डिक्शनरी। तो ये पैसिव डाटा डिक्शनरी है। पैसिव डिक्शनरी के पास आपके पास जो एग्जांपल है वो व्हाट्सएप की डेटाबेस की है। अगर आपने व्हाट्सएप डेटाबेस को ऑटो किया हुआ है तो रोज तकरीबन रात को 2 से लेके 2:30 बजे तक अगर आप कभी व्हाट्सएप को खोलो तो सबसे पहले जब भी आप खोलोगे ना आपको कहा जाएगा आपके डेटाबेस का बैकअप बनाया जाए। ये तकरीबन टाइम फ्रेम है 2 से लेकर 3 के दरमियान व्हाट्सएप का, जब आपका ऑटोमेटिक डेटाबेस जो है वो क्रिएट किया जाता है। ये आपके पास एक डाटा डिक्शनरी की एग्जांपल आपको नजर भी आ रही होगी। इस तरह की डाटा डिक्शनरी होती है। देखें ये एक डेटाबेस है, उसमें ये बता रहा है कि लेट्स ये एक टेबल का बता रहा है, कोई भी टेबल है, उसमें ये फील्ड है, एक फील्ड है उसमें, उसका फील्ड को कॉलम को कहते हैं, एम्प्लॉय नंबर है उसका नाम, दूसरी फील्ड है उसका नाम नेम है, तीसरा कॉलम है उसका नाम डेट ऑफ बर्थ है, चौथा कॉलम है उसका नाम फोन नंबर। अब ये डाटा डिक्शनरी के अंदर सेव होती है। लेट्स से टेबल का मैं कह देता हूँ स्टूडेंट टेबल की बात हो रही है, जरूरी तो नहीं एक ही टेबल हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक स्पेसिफिक किसी टेबल की बताया जाए। फिर डाटा टाइप बताई जा रही है कि स्टूडेंट टेबल का जो कॉलम है एम्प्लॉय नंबर, उसकी डाटा टाइप इंटीजर है, कि सिर्फ और सिर्फ इंटीजर डाटा टाइप इसमें आ सकता है। फिर उसका फील्ड साइज बताया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 10 इंटीजर जो है ना 1 2 3 इस तरह करके 10 डिजिट आ सकते हैं। फिर कुछ डिस्क्रिप्शन बताई जा रही है, क्या यूनिक आईडी है, डुप्लीकेट नहीं आ सकती, यानी कि प्राइमरी की है। और फिर एग्जांपल बताया जा रहा है कि इस तरह का डाटा इसमें आ सकता है। तो ये सारी चीजें डाटा डिक्शनरी के अंदर सेव होती है। अच्छा जी, 3 टियर आर्किटेक्चर है। अच्छा, आजकल जितनी भी एप्लीकेशन बनाई जाती है, मैंने बताया था कि पहले जो बनाई जाती थी वो ऐसे होती थी कि लेट्स से ये आपके पास इंटरफेस है, इंटरफेस से क्या बनाते हैं, किसी भी एप्लीकेशन का वो व्यू जो जिसको आप देख सकते हो, जिसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, और उसके साथ डायरेक्ट अटैच होता था डेटाबेस, यूजर डायरेक्ट इंटरेक्ट करता था डेटाबेस के साथ। ये पुराना आर्किटेक्चर था, 2 टियर आर्किटेक्चर बोलते थे। आजकल जो चल रहा है वो 3 टियर है। क्या एक तो वही इंटरफेस है और एक ये डेटाबेस वही है, लेकिन बीच में आपने एक नई चीज को तारीफ करवा दी, उसको मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ नाम दिया जाता है। कहीं पे लॉजिकल स्कीमा दिया जाता है, कहीं पे कंट्रोलर का नाम दिया जाता है। अब क्या है कि यूजर डायरेक्ट डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, वो इस लेयर के साथ, यानी कि कह लो कि पीस ऑफ कोड है, इस पीस ऑफ कोड को अपना डेटा देगा, ये पीस ऑफ कोड इस डाटा को मैनिपुलेट करेगा और फिर वो डेटाबेस के अंदर सेव करवा। और बिल्कुल इसी तरह अगर यूजर ने कोई डाटा लेना है, वो इस इंटरफेस लेयर को बताएगा मुझे ये डाटा चाहिए, इंटरफेस लेयर डायरेक्ट डाटा एक्सेस नहीं करेगी, वो इसी कंट्रोलर को लॉजिकल स्कीमा को बताएगी मुझे ये डाटा चाहिए, लॉजिकल स्कीमा अपनी तरफ से कोई लॉजिक लगाएगा और इस डेटाबेस में से वो डाटा निकाल के यूजर को देगा। तो बीच में हमने एक कह दो कि थर्ड पार्टी बिठा दी है, जिसका काम ये है कि ऊपर से डाटा लेके नीचे, नीचे से डाटा लेके ऊपर। तो इसको कहते हैं 3 टियर आर्किटेक्चर। तो हम देख लेते हैं कि 3 टियर आर्किटेक्चर क्या है। तो देखिए जी, डिवाइड्स एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन के कंपोनेंट को 3 टियर्स और 3 लेयर्स में डिवाइड करना। तो ये हमारे पास 3 टियर आर्किटेक्चर। कौन कौन सी लेयर्स हैं यार के टियर है? पहला है फिजिकल, दूसरा है कंसेप्चुअल और तीसरा है एक्सटर्नल। फिजिकल वो है जो फिजिकल आपको पता है कि जैसे हार्ड डिस्क है जहां पे एक्चुअल में डेटाबेस आपका स्टोर, उसको हम बोलते हैं फिजिकल लेवल। डिस्क्राइब हाउ द डाटा इज बीइंग स्टोर्ड इन सेकेंडरी स्टोरेज, कि हार्ड डिस्क या सेकेंडरी स्टोरेज में आपका डाटा किस तरह से सेव है, वो फिजिकल लेवल पर डिसाइड किया जाता है। टेबल की फॉर्म में होगा, फाइल की फॉर्म में होगा, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होगा, जिस भी फॉर्म में होगा, तो ये फिजिकल लेवल पर डिसाइड किया जाता है। कंसेप्चुअल लेवल दरमियान वाला है, जिसको लॉजिकल स्कीम में बोलते हैं। क्या कहता है? डिस्क्राइब व्हाट काइंड ऑफ डाटा इज टू बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस, डेटाबेस में किस टाइप का डाटा स्टोर किया जाएगा और किस टाइप का एक्सेस किया जाएगा। लेट्स से मैंने कहा यूजर नेम को, यूजर को कहा कि नेम इंटर करे और यूजर ने नेम इंटर कर दिया 1 2 3। अब देखो ये नेम नहीं है, तो जो डाटा डायरेक्ट डेटाबेस में स्टोर नहीं होगा, उससे पहले ये कंसेप्चुअल लेवल पे आएगा। कंसेप्चुअल लेवल में इसमें कोई चेक्स लगाए जाएंगे, पता चल जाएगा नहीं ये तो अल्फाबेटिकली वाला डाटा नहीं है, तो हम कह देंगे नहीं भाई सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेटिकली डाटा चाहिए। तो उसका काम ये है बीच वाले लेयर का, डिसाइड करता है डाटा कैसे स्टोर होना है, ये फिजिकल लेवल करती है, कौन सा डाटा स्टोर होना है ये कंसेप्चुअल लेवल करता है। और एक्सटर्नल लेवल जो डायरेक्ट यूजर के साथ अट्रैक्ट करता है, डायरेक्ट यूजर डाटा इंटर भी कर सकता है और रिट्रीव भी कर सकता है। तो ये हमारे पास 3 टियर आर्किटेक्चर है। तो ये देखो आपको नजर आ भी रहा होगा।
तो फिजिकल लेवल है, उसके साथ ही आपका डेटाबेस है, उसके ऊपर कंसेप्चुअल लेवल है, जो आपने जितनी भी लॉजिक्स या पीस ऑफ कोड है वो यहाँ पे लगाए होते हैं, और ये एक्सटर्नल लेवल है, यूजर इंटरफेस, यूजर इधर इधर इसके साथ इंटरेक्ट करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास रिलेशनल मॉडल है, जो हमारा मेन फोकस है हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। रिलेशन मैंने पहले बता दिया, टेबल को कहा जाता है। ईएफ कोड एक साइंटिस्ट है, बड़ा फेमस, बड़ा काम है इसका। तो 12 रूल्स इसने पेश किए थे जब ईआर मॉडल, ये रिलेशनल मॉडल इसने जब पेश किया था। तो वो 12 रूल भी बड़े इसके फेमस है, लेकिन क्योंकि हमारा पार्ट नहीं है तो आप, तो ईएफ कोड इसने ये रिलेशनल डेटाबेस का प्रपोज किया था। इसने कहा था कि डेटाबेस को लाइंस या इस तरह लिखने के बजाय या ऑब्जेक्ट में लिखने के बजाय टेबल के फॉर्म में रखो, तो उनको एक्सेस करना, रिट्रीव करना, मैनिपुलेट करना आसान होता है। क्या कहता है, मॉडल डेटा इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन और टेबल, टेबल को रिलेशन के फॉर्म में, डेटा को रिलेशन के फॉर्म में सेव रखो। The relational model represents how data is stored in relational database। तो रिलेशनल मॉडल की बात हो रही है ना, मॉडल मैंने बताया था कि मैप समझो, नक्शा है, एक्चुअल नहीं डेटा स्टोर होना, ये डेटा या घर बनना कैसा है। देखो जो मैप है वो एक्चुअल तो नहीं आपका घर बन गया, वो सिर्फ ये बताता है कि बनेगा कैसा। तो जिस तरह रिलेशनल मॉडल है ना, डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस नहीं है, वो सिर्फ ये बताएगा कि जब टेबल बनाओगे इस डेटाबेस का, उस टेबल में डेटाबेस इस तरह से स्टोर होगा, यानी कि मॉडलिंग करके दिखा रहा है मॉडल। तो इसमें जो रिलेशनल डेटाबेस में कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, वो उनको हम देख लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को। देखो किसी भी एंटिटी का आप डाटा स्टोर कर रहे हो ना, उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसी के बेस पे कर रहे हो। जैसे मैं स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करूंगा, उसकी खसूसियात क्या क्या है, स्टूडेंट का एक रोल नंबर होगा, एक नेम होगा, ये दो चीजें तो होंगी। तो ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं, और जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, उन्हीं का आप कॉलम बनाते हो। तो मुझे पता चल गया, जब मैं स्टूडेंट्स का टेबल बनाऊंगा तो रोल नंबर का अलग कॉलम बनेगा, नेम का अलग कॉलम बनेगा। ये हम बाद में देखेंगे भी कि ईआर डायग्राम को, तो ईआर मॉडल, सॉरी किसी भी मॉडल को हम टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम देखेंगे। तो एट्रीब्यूट हमें पता चल गया कि कॉलम को कहते हैं। टपल क्या होता है, टपल रो को कहा जाता है कि एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को, लेट्स से कि अगर इस रिकॉर्ड की मैं बात करूं तो ये स्टूडेंट नंबर 2 का है, तो इसमें सारा डाटा स्टूडेंट नंबर 2 का ही आएगा। ये नहीं है कि यहाँ तक स्टूडेंट्स का डाटा है, यहाँ से रोल नंबर 3 वाले का नहीं। स्पेसिफिक एक एंटिटी का डाटा जो होता है उसको हम टपल बोलते हैं। कॉलम इसमें नहीं आ सकता। देखो कॉलम में जो इस यहाँ पे डाटा है वो स्टूडेंट नंबर 2 का है, लेकिन इसके नीचे 3 का है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट्स का सारा डाटा, उसको हम टपल बोलते हैं। तो दूसरे लफ्ज में आप बोल सकते हो कि एक रो को टपल बोलते हैं। रिलेशनल इंस्टेंस क्या है, इसको देख लेते हैं। द सेट ऑफ टपल्स एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस और टाइम। लेट्स से मैं कहता हूँ कि यार 5:15 पे ना मेरे डेटाबेस का स्नैपशॉट या स्क्रीनशॉट ये है। तो जब आप किसी स्पेसिफिक टाइम पे अपने डेटाबेस का स्नैपशॉट या स्क्रीनशॉट लेते हो, इसको हम बोलते हैं रिलेशनल इंस्टेंस। कि 5:15 पे आपके डेटाबेस में ये चीजें मौजूद थी। डिग्री क्या है जी, ये किसी भी रिलेशनल डेटाबेस में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे ना, वो उस टेबल की डिग्री कहलाएगी। अगर 3 कॉलम है तो टेबल की डिग्री 3 है, 4 है तो 4। और कार्डिनलिटी क्या है, नंबर ऑफ रोज कितनी है। अगर एक डेटाबेस में एक वक्त में 100 रोज है तो उसकी कार्डिनलिटी 100 है। कॉलम हमने देख लिया क्या है, एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया जाता है। ये आप लोगों को नजर आ भी रहा होगा, एक डेटाबेस है तो इसमें ये देखो, ये एक एट्रीब्यूट है, ये एक एट्रीब्यूट है, ये एक एट्रीब्यूट है, और इस तरह ये भी एट्रीब्यूट है। तो जो एट्रीब्यूट होंगे मैंने बताया कि उनका कॉलम बना लेते हैं। तो रोल नंबर का एक अलग कॉलम, नेम का एक अलग कॉलम, एड्रेस का एक अलग कॉलम, फोन का एक अलग कॉलम, और एज का एक अलग कॉलम। तो इस कॉलम को एट्रीब्यूट बोलते हैं। और ये स्पेसिफिक जिसको अब मैं इनसर्कल करने लगा हूं, तो ये एक टपल है। इसमें आप जो टपल है ना, देखो ये टपल सिर्फ और सिर्फ इजाज की है। इसमें जो सारा डेटा इजाज का पड़ा है। कैसे, इजाज का रोल नंबर 1 है, नेम इजाज है, एड्रेस लाहौर है, फोन नंबर ये है, और एज ही। अगर मैं इस कॉलम की बात करूं तो इस कॉलम में डाटा जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ इजाज का नहीं है। तो कॉलम में डाटा मुख्तलिफ एंटिटीज का होता है, टपल में जितना भी डाटा होगा सिर्फ सिर्फ एक एंटिटी से बिलोंग करेगा। अच्छा, डोमेन और रेंज भी कुछ चीज होती हैं, तो हम डोमेन को देख लेते हैं क्या है। देखो हर कॉलम का ना हम एक रूल रखेंगे कि इस कॉलम में ये वैल्यू आ सकती है। कैसे, अभी हम पिछले एक टेबल देख रहे थे, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। देखो इसमें मैं कह रहा हूं कि यार जो रोल नंबर है ना, इसमें हमेशा इंटीजर आईडी आएगी, और उसकी जो मैक्सिमम लेंथ हो सकती है ना, वो 16 डिजिट तक हो सकती है।
तो ये इसकी मैं डोमेन बता रहा हूँ कि जब भी इस कॉलम में कोई वैल्यू आएगी, एक तो इंटीजर वैल्यू आएगी और ज्यादा से ज्यादा वो 2 रेज़ टू द पावर 16 यानी कि 65,536 कह लो, बड़ा से बड़ा नंबर ये आ सकता है, इससे बड़ा नंबर नहीं आ सकता। यानी कि अगर किसी बंदे ने 1 लाख स्टोर करवाना है ना, तो वो इसमें नहीं आ सकेगा, ये मैंने अपने डेटाबेस पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी। तो ये डोमेन कहलाती है कि सेट ऑफ वैल्यूज जो कि कोई भी कॉलम एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि उसके अंदर आएगी। नल वैल्यू क्या है? अच्छा, डेटाबेस में कुछ डेटा ऐसे होता है जो करंटली हमें नहीं मालूम होता, हम इसको फिर कहते हैं जब यार फ्यूचर में हमें पता होगा ना, फिर हम उसको सेव करवा देंगे डेटाबेस के अंदर। तो ऐसा डेटा जो करंटली हमें ना अननोन हो, उसके लिए हम कोई कह लो कि डमी डाटा नहीं डालते हैं कि मैं सारा 0 0 डाल दूं, या कोई फ्लैग नहीं डालता कि -1 डाल दूं, नहीं। तो उसको मैं खाली छोड़ देता हूं और खाली को कहते हैं नल। तो नल वैल्यू ऐसी वैल्यू है जिसकी वैल्यूज को करंटली आपको मालूम नहीं है, बाद में मालूम होगी। तो देखो नल वैल्यूज क्या है। द वैल्यू विच इज नॉट नोन और अनअवेलेबल इज कॉल्ड नल वैल्यू। और डेटाबेस टेबल में आप कैसे स्टोर करते हो, कोई भी इसका स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं, उसको खाली छोड़ देते हो, नल छोड़ देते हो। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्लैक स्पेस, आप उसको ब्लैक स्पेस से डाल देते हो। अच्छा, रिलेशन की क्या है? अब की जो है ना, कोई ऐसी यूनिक एट्रीब्यूट को कहते हैं जो आपके पूरे टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। कैसे? देखो, इसमें रोल नंबर है, आपको नजर आ रहा होगा। अब रोल नंबर, अगर मुझे सिर्फ रोल नंबर पता चल जाए ना, तो मैं इजाज का सारा डाटा निकाल सकता हूं। लेट्स से इजाज का रोल नंबर 1 मुझे पता चल गया, तो 1 से मैं इजाज का सारा डाटा निकाल सकता हूं। अगर मुझे रोल नंबर किसी का 4 पता चल गया, तो उससे मैं सारा डाटा निकाल सकता हूं। बिल्कुल। लेकिन अभी देखो, लेट्स से मुझे किसी का एड्रेस पता चल गया कि यार वो बंदा सरगोदा का है, तो क्या सरगोदा से मैं यासर का सारा डाटा निकाल सकता हूँ? नहीं। हो सकता है कोई नीचे एक बंदा है, लेट्स से अली, वो भी सरगोदा से बिलोंग करता है, तो सरगोदा से मैं यासर का सारा डाटा नहीं निकाल सकता। तो ये सरगोदा वाली जो है मेरे पास की नहीं है। की कोई ऐसी वैल्यू होती है जिससे आप उस एंटिटी का सारा डाटा निकाल सकते हैं। तो इस स्पेसिफिक एग्जांपल में हमारे पास रोल नंबर जो है वो की वैल्यू के तौर पे काम कर, हाँ, फोन नंबर भी की वैल्यू के तौर पे काम कर सकता है। देखो, हर किसी का फोन नंबर अलग अलग है। अब मुझे किसी का फोन नंबर पर चल जाए ना, मैं उससे सारा डाटा निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। आपके पास काफी सारी एप्लीकेशन भी हैं प्ले स्टोर पे अवेलेबल। तो कुछ टाइप्स की हमारे पास है कीज, उनमें से प्राइमरी की है, कैंडिडेट की है, सुपर की है, फॉरेन की है, अल्टरनेट की है और कंपोजिट की है। ये की टाइप है। क्या टाइम हो गया? इनको इंशाल्लाह हम कल शुरू करेंगे, ये कर लें, क्या कहते हो? नहीं सर, कल करेंगे प्लीज। ठीक है। तो आज के लेक्चर में इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, कोई इतना मुश्किल है नहीं, लेकिन फिर भी स्टिल किसी को इशू है तो मुझसे पूछ सकता है, किसी टर्म की समझ ना आई हो। नहीं सर, समझ आ गई है।